पार्ट 1 के पेपर नंबर 2 यानी कि पाश्चात्य विश्व इतिहास की रूपरेखा का आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है पुनर्जागरण, अर्थ, कारण, विस्तार और उसके विभिन्न आयाम। हमने अपनी सुविधा के अनुसार सारे ही इतिहास को 3 भागों में बांट रखा है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास सारी ही सभ्यताओं के लिए एक स्वर्ण युग माना जाता है, जबकि मध्यकालीन इतिहास एक अंधकार का युग माना जाता है, जिसमें ज्ञान की वृद्धि नहीं हुई और धर्म के अधिक बोलबाला होने के कारण लोग बाग रूढ़िवादियों में फंसकर रह गए। और उसके बाद आता है आधुनिक काल, जिसका मोटा मोटा अर्थ हम ये लगाते हैं कि इस काल में विज्ञान की उन्नति हुई, व्यापार की उन्नति हुई और धर्म की परिधि से बाहर निकलकर समाज और राष्ट्र ने सोचना आरंभ किया और इसके फलस्वरूप कई परिणाम सामने आते हैं। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनः जागरण, अर्थात कि पुरानी सभ्यताओं का पुनर्विकास, उनकी पुनर्स्थापना, जो ज्ञान और विज्ञान मध्यकाल से पहले प्रचलन में था, उसमें पुनः लोगों की अभिरुचि बढ़ी और एक नए सिरे से राष्ट्र और राजनीति का आरंभ हुआ। न सिर्फ राष्ट्र और राजनीति का, बल्कि कला, संस्कृति और साहित्य में भी नई नई विधाएं आरंभ हुई। अब यहाँ यह समझने योग्य बात है कि यूरोप का मध्यकाल कोई पूर्णतः अंधकार का युग नहीं था, किंतु इस काल के अंत में ऐसी परिस्थितियां पैदा हुई जिन्होंने मनुष्य को चेतनायुक्त बनाया। यही चेतना पुनर्जागरण कहलाती है। यह कोई राजनीतिक अथवा धार्मिक आंदोलन नहीं था, बल्कि यह एक प्रकार की मनोदशा थी। प्राचीन युग की उन्नत यूनानी और रोमन सभ्यता, जो मध्यकाल में प्रायः लुप्त हो चुकी थी, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों के कारण वह इस काल में सजीव हो चुकी थी। इस युग में कुछ विशेष आदर्शों और मूल्यों को महत्व दिया गया, जैसे लौकिक जगत में आस्था, मानववाद का विकास, रूढ़िवादिता के स्थान पर तर्क का महत्व, प्राकृतिक सौंदर्य की अनुभूति इत्यादि। यह मूलतः एक संक्रमण काल था, जो एक ओर मध्यकालीन विशेषताओं को लिए हुए था और इसमें दूसरी ओर आधुनिकता की भी अपरिमित संभावनाएं थी। इस प्रकार यह आंदोलन विशुद्ध प्रतिगामी नहीं था, बल्कि यह पुरातन की प्रेरणा पर अवलंबित नवीन युग निर्माण की प्रक्रिया का आंदोलन था। अब हम आते हैं इसके अर्थ पर। पुनर्जागरण शब्दावली से उन सभी बौद्धिक परिवर्तनों का बोध होता है जो मध्य युग के अंत में दृष्टिगोचर हो रहे थे। दूसरे शब्दों में, इसमें मध्यकाल की समाप्ति और आधुनिक काल के आरंभ तक के बौद्धिक परिवर्तनों का समावेश है। परिवर्तनों का तात्पर्य सामंतवाद की अवनति, प्राचीन साहित्य का अध्ययन, राष्ट्रीय राज्यों का उत्थान, आधुनिक विश्व में विज्ञान का आरंभ, गतिशील अक्षरों, बारूद और कुतुबनुमा यानी कंपास, जिससे कि दिशा का ज्ञान होता है, नए व्यापारिक मार्गों की खोज, प्रारंभिक पूंजीवाद के आरंभ इत्यादि से है। फ्रांस के प्रसिद्ध इतिहासकार जूल्स मिशेलेट ने पुनर्जागरण की व्याख्या करते हुए 2 व्यापक आयामों की ओर संकेत किया है, जिनमें पुनर्जागरण के सुधारवादी समग्र प्रयत्न आ जाते हैं। ये 2 आयाम हैं दुनिया की खोज
और मनुष्य की खोज। दुनिया की खोज से तात्पर्य 15वीं और 16वीं शताब्दी की उन भौगोलिक उपलब्धियों से है जिन्होंने अटलांटिक, प्रशांत और हिंद महासागर को व्यापार के लिए खोला और पुरानी दुनिया के लोगों को अमेरिकी की नई दुनिया, दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया का परिचय कराया। मनुष्य की खोज से तात्पर्य वह पक्ष है जिसमें मध्यकालीन पोपशाही को अस्वीकार किया गया, विकसित और स्वतंत्र दृष्टि को अपनाया गया। इसका मूल अर्थ यह भी है कि इटली में कुछ ऐसे सांस्कृतिक परिवर्तन हुए जो 1300 ईस्वी के बाद विकसित हुए और 1600 ईस्वी के पूर्व तक यूरोप के अन्य भाग में फैल गए। मानवतावादी आंदोलन का आरंभ, धर्म के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण, स्थापत्य और चित्रकला का नया स्वरूप, व्यक्तिवादी सिद्धांतों का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, छापे खाने का आविष्कार, इन सभी को हम सांस्कृतिक नवजागरण के नाम से बुला सकते हैं। यह एक ऐसा आंदोलन था जिसके द्वारा पश्चिम के राष्ट्र मध्य युग से निकलकर आधुनिक विचार और जीवन की पद्धतियों को ग्रहण करने लगे। तो समग्र रूप में हम पुनर्जागरण को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि वह एक ऐसा बौद्धिक और उदार सांस्कृतिक आंदोलन था जिसमें प्राचीन यूरोप की प्रेरणा के आधार पर नए यूरोप का निर्माण हो रहा था तथा आलोचनात्मक एवं अन्वेषणात्मक गतिविधियां जन्म ले रही थीं। परिणाम स्वरूप मनुष्य मध्यकालीन बंधनों से मुक्त होकर स्वतंत्र चिंतन की ओर अग्रसर हुआ और मानव जीवन के विभिन्न पहलुओं का उन्नयन आरंभ हुआ जो उस युग की कला, साहित्य, दर्शन और विज्ञान आदि के क्षेत्र में परिलक्षित होता है।